तो मनरेगा का काम जो कांग्रेस की सरकार में होता था और कोविड के समय में मनरेगा ने गांव के अंदर लोगों को उस वक्त रोजगार दिया जब रोटी के लिए वो गरीब आदमी मोहताज था। आज उस मनरेगा की पूरी स्थिति पूरे क्षेत्र में दम तोड़ रही है। आज भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है कि गांव के अंदर जहां पे थोड़े पैसे का काम है, ई टेंडरिंग के मार्फत करोड़ों रुपए का काम दिखा के और यहाँ के सरकारी अधिकारियों के साथ भाजपा के नेता संलिप्त होकर उसको डकारने का काम करते हैं। तौर पे लोग इस सरकार से तंग हैं और कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन देने के लिए उनकी ललक वो लोगों के बीच में जाने से हमें प्रतीत होती है। कार्य करवाने के लिए हमारे नेता को बोलने वाला भी होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। अगर हमारा नेता ही हमारी बात नहीं रख सकता तो हम किस तरह से कहें उसको। इतने उनकी सरकार है, मौजूदा सरकार में विधायक हैं, तो इन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का भी पता है और उनका निवारण कैसे करना ये भी उनको पता है। परंतु आज तक वो मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उठा ही नहीं रहे। जब तक हमारा नेता हमारी समस्याओं का नहीं उठाएगा तो हमारी समस्याओं का निवारण भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बड़ी नज़दीक हैं। लगभग 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और हर पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो वह अब फील्ड में जाने की तैयारी में है, जा भी रहे हैं अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। और आज हम करनाल पहुंचे हैं। डॉक्टर सुनील पवार जी और बहन नवजोत कश्यप जी। सुनील पवार जी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नवजोत कश्यप महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने पिछला जो इंद्री से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और अच्छे मत इन्होंने हासिल किए थे, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाए। फिर से इनका प्रयास है कि वो लोगों के बीच निरंतर, ये पहले भी जा रहे हैं और अब फिर इन्होंने जो है पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, डॉक्टर साहब ने भी और नवजोत कश्यप ने भी। आज हम इनसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चर्चा ये रहेगी कि आने वाला विधानसभा किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो क्या क्या हैं, लोगों के बीच जाकर के क्या ये बता रहे हैं कि हमें वोट दो। क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता जो है अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के ही जाता है। चाहे अब अगर बीजेपी की सरकार है तो वो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो वह भी अलग विषय है। और डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आप लगातार जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं जी। और अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क आपने चलाया हुआ? जी देखो विजय जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मेरे व्यूज जानने के लिए आप यहाँ पे आए। विजय जी, लगातार 10 साल का जो हिसाब है वो मांगने का समय वो 2024 के चुनाव में आ चुका है। आज हमारा जो चुनावी मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा इनके 10 साल के विनाश का जो कार्यकाल रहा, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर विकास के नाम पर इन लोगों ने लोगों के साथ छलावा किया। आप अगर इंद्री के क्षेत्र के अंदर देखोगे तो आज क्षेत्र के 5 सरकारी स्कूल जो कांग्रेस के समय में बने थे, वो 5 सरकारी स्कूल बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज इंद्री के क्षेत्र में आप सड़कों के ऊपर उतरोगे तो 1 महीने में आपकी नई गाड़ी वो खटारा लगने शुरू हो जाएगी। यानी सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क को ढूंढना पड़ता है। और ये 1-2 सड़क की बात नहीं करता, आप पेरिफेरी को छोड़ दो, जितनी भी विलेज टू विलेज इंटरकनेक्टेड सड़क है, सारी की सारी सड़कें वो टूटी हुई अवस्था के अंदर है। हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर किसी प्रकार की सुविधाएं, बच्चों के टॉयलेट्स अगर जाके देखोगे वो जर्जर हालत के अंदर हैं। आज स्कूलों के अंदर पढ़ाई के नाम पर जो अध्यापक होने चाहिए थे, किसी भी स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है। अगर अध्यापक अच्छा काम करते हैं तो उनको दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। जो अध्यापक अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बायस तरीके से सरकार उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। आपके सामने उदाहरण है, कलरी नन्हेड़ा के अंदर कितना अच्छा काम करने वाले
जो हमारे एक शिक्षक थे उनको इस सरकार ने बाहर निकालने का काम किया। आज कलसोरा से लेके करनाल तक जो बेटियां पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं, या आप गढ़ी बिरबल और चौगामा की साइड से जो बेटियां कॉलेज के अंदर जाना चाहती हैं, या इंद्री जाना चाहती हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार की बसों की व्यवस्था नहीं है। और अगर इन्होंने बसों की व्यवस्था करनाल से कुंजपुरा में की, तो वो प्राइवेट एसी बस लगा के कम किलोमीटर में चला के पहले तो हमारे नगर निगम की जेब के ऊपर डाका डालने का काम किया, और दूसरा वहां जो हमारे छोटे ऑटो चालक भाई थे उनका रोजगार बंद करने का काम किया। पूरे क्षेत्र के अंदर अगर मनरेगा के बारे में मैं बात करूं, तो मनरेगा का काम जो कांग्रेस की सरकार में होता था, और कोविड के समय में मनरेगा ने गांव के अंदर लोगों को उस वक्त रोजगार दिया जब रोटी के लिए वो गरीब आदमी मोहताज था। आज उस मनरेगा की पूरी स्थिति पूरे क्षेत्र में दम तोड़ रही है। आज भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है कि गांव के अंदर जहां पे थोड़े पैसे का काम है, ई टेंडरिंग के मार्फत करोड़ों रुपए का काम दिखा के और यहाँ के सरकारी अधिकारियों के साथ भाजपा के नेता संलिप्त होकर उसको डकारने का काम करते हैं। तो आज हमारा जो चुनावी मुद्दा रहने वाला है 2000 चुनाव में, वो हमारे लोकल, हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, जिसके अंदर बीपीएल के गलत कार्ड जो काटे गए, जो लोगों की फैमिली आईडी बनाई उसके अंदर गलत उनकी इनकम चढ़ाई गई। लोग चारों तरफ चक्कर काट के थक चुके हैं, लेकिन उनकी इनकम ठीक नहीं हो पा रही। कितने गांव के अंदर हम जाते हैं तो बुजुर्ग रोते हैं कि हमारी इनकम गलत चढ़ाने की वजह से हमारी पेंशन काटने का काम किया। और इससे भी गलत काम, अभी कुंजपुरा से एक केस आया, बोले जी विधवा पेंशन को काटने का काम कर दिया। जो 3 साल से विधवा पेंशन ले रही थी तो उसकी विधवा की पेंशन काट दी। वो सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटती है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, हमारे क्षेत्र के लोगों के पास आज रोने के लिए कंधा नहीं कि वो किसके कंधे पर जाकर सिर रख के रोए कि आप हमारे साथ खड़े होकर हमारा काम कराने का प्रयास करो। तो इन्हीं मुद्दों के साथ 2024 के चुनाव में हम लोगों के बीच में जाने वाले। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस कुछ एजेंडा लेके चल रही होगी कि यदि हमारी सरकार हरियाणा में आती है तो हम ये करेंगे, तो कुछ इस तरह का प्रारूप कोई तैयार हुआ है क्या? डेफिनेटली जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी हमने हरियाणा प्रदेश के लिए चुनावी घोषणा पत्र, पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था। और अब की बार जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है, वो घर बैठ के बनाने का काम हम लोग नहीं कर रहे। आप देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो किसान कृषि से संबंधित है, चाहे वो मजदूरों से संबंधित है, चाहे हमारे हमारे पिछड़े तबके से संबंधित है, दलित वर्ग से संबंधित है, हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो हर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी अलग अलग लोगों को सदस्य नियुक्त करके दी गई। उसमें मैं भी वो हरियाणा प्रदेश की चुनावी घोषणा पत्र कमेटी में पंचायती राज और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो चीजें रखनी है तो उसका सदस्य हूं। तो हर जिले में अलग अलग ब्लॉक में एक वर्ग विशेष के समूह के साथ बात करके कि उनकी आवाज जो है वो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा बने। लोग जो चाहते हैं वो हम अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर डाल के और लोगों को, अगर हमारी सरकार आती है तो देने का काम करें। अगर शब्द तो मैंने गलत लगाया है, क्योंकि निश्चित तौर पे लोग इस सरकार से तंग हैं और कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन देने के लिए उनकी ललक वो लोगों के बीच में जाने से हमें प्रतीत होती है। अच्छा, जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो आदरणीय खड़गे जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इनके निर्देश पे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे लोकल लीडरशिप है, सब मिलके इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, अभी एक यात्रा चलाई जा रही है, उसमें शैलजा जी अलग चला रहे हैं, हुड्डा जी अलग चला रहे हैं, रणदीप जी अलग चला रहे हैं, क्या है मतलब क्या है, संगठित क्यों नहीं हो पा रहे? देखो, मैं अपने घर के अंदर जब व्यवस्थाएं देखता हूं तो
मेरे फादर कुछ काम करते हैं, घर का एक हिस्सा संभालने का काम करते हैं, मैं राजनीति का काम करता हूँ, बड़े भाई जो है वो गृहस्थी को किस तरीके से व्यवसाय को बढ़ाना है वो देख रेख करते हैं। तो सबकी जिम्मेदारियां सबने सुनिश्चित कर रखी है। हरियाणा बड़ा राज्य है और इस पूरे राज्य के अंदर हर नेता अपनी जिम्मेदारी के साथ अलग अलग तरीके से वो वोटर के बीच में जाने की कोशिश कर रहा है। अब आदरणीय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने पूरे नॉर्थ बेल्ट के अंदर जो लगभग 2-3 लोकसभा उन्होंने कवर की है, तो उन्होंने अपना मैसेज वही कांग्रेस पार्टी का मैसेज देने का काम किया। और अभी कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने 27 तारीख से अंबाला के अंदर अपनी यात्रा का दिन सुनिश्चित किया है, उसके बाद करनाल और अन्य जगह पे वो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अकेली महिला पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आधी आबादी को टारगेट करने का लक्ष्य लेके निकल रही है। जहां पे पुरुष वो पार्टी की बातों को पुरुषों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो एक महिला को भी पूरा अधिकार है और उनका राइट भी बनता है कि वो महिलाओं के बीच में जाके इन पार्टी की सारी बातों, आधी आबादी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए वो जो उनके लिए न्याय कांग्रेस पार्टी ने रखा है, जिस न्याय के बारे में डॉक्टर नवजोत भी आप लोगों के बीच में रखेंगे कि हमारे घोषणा पत्र के अंदर क्या कमेंट जो है, क्या कमिटमेंट लोगों से कर रहे हैं। तो आदरणीय कुमारी शैलजा जी बड़ी मजबूती के साथ वो आधी आबादी को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का दम भरती हैं और कल से उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यह यात्रा जो है विधानसभा से भी होके जाएगी? डेफिनेटली एक प्रारूप तैयार किया है कि पहले जिला स्तर पे, फिर विधानसभा सत्र पे वो पदयात्राएं, पदयात्रा के बाद अलग अलग जगह पर वो पार्टी के पक्ष में रैलियां और महिला न्याय सम्मेलन। तो ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर सारे नेता मिलके करने का काम करें। अच्छा, क्या होता है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो टिकटों की घोषणा बहुत लेट होती है। ऐसा ही लोकसभा में हुआ, बहुत देरी से टिकटों की घोषणा हुई। अगर विधानसभा में भी देरी से होगी तो जो भी जिस कैंडिडेट को भी टिकट मिलेगी तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या मांग करते हैं आप अपनी पार्टी से इस बारे में? देखिए, मैं निश्चित तौर पे पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आपके चैनल के मार्फत ये अकेली मेरी डिमांड नहीं है, ये तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय जो है वो किसी भी हमारे साथी को चुनाव लड़ने से पहले वो काम करने के लिए मिले। वैसे तो एज ए कार्यकर्ता हम सारे लोग लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन टिकट की घोषणा अगर पहले होती है तो तैयारियां और बखूबी तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि लोकसभा चुनाव में अगर 25 दिन की बजाय 50 दिन का समय हमें मिला होता तो आदरणीय खट्टर साहब जो है वो आज केंद्र के अंदर नहीं बैठे होते। हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी, वो केंद्र के अंदर बैठे। अच्छा, पहले से कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हुई है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 जगह जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो क्या लगता है कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें कितनी सीटों की आपको उम्मीद है कि कितना बहुमत आप प्राप्त कर सकते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था वो अब की बार कांग्रेस पे लागू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा देती थी वो सिर्फ एक ओरा क्रिएट करने के लिए देती थी, लेकिन अब की बार लोगों का ये मत है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए रुका उतारने का काम करती थी वो अब कांग्रेस के ऊपर लागू होगा। तो भारी बहुमत के साथ जो है कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं क्योंकि बीजेपी सरकार रही है लगभग 10 साल हो गए इसको भी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है चेंज है क्या? डेफिनेटली, और लोगों का मन इसलिए चेंज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की कभी भी सुनवाई नहीं की। जो वर्ग अपने अधिकारों की आवाज के लिए लेकर सड़कों पे धरना प्रदर्शन, जो अभिव्यक्ति का अधिकार इस देश के संविधान ने उन लोगों को दिया, उस अधिकार को लेके वो सड़कों पे बैठे, तो इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको लाठी और डंडों से पीटने का काम किया। और हमारी छोटी पंचायतें, जो हमारे गांव के सरपंच हैं, पहले उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए 1995 का जो पंचायती राज एक्ट हरियाणा के अंदर लागू हुआ था
उसको पूर्ण रूप से बदल के 2023 में इतना कमजोर कानून वो पंचायती राज के लिए इन्होंने बनाया। और जब वो पंचकुला में अपनी डिमांड को लेके वो लोग गए तो लाठियां भांजने का काम किया। शिक्षक जो इस देश का निर्माता है, जो राष्ट्र निर्माण का काम करता है, यमुनानगर में जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर गए तो शिक्षकों को पीटने का काम किया। तो आज आमजन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये से वो पूर्ण रूप से दुखी हो चुका है और दोबारा से हरियाणा के जो पुराने 10 साल जो हमारी कांग्रेस की सरकार 2004-14 के बीच में हरियाणा में रही, दोबारा से उसके कामों को याद करके उनको हरियाणा की बागडोर सौंपने वाला है। क्या है, क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे आरोप लगे थे कि उत्तरी हरियाणा की उपेक्षा की गई है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? देखो, दो चीजें होती हैं। पहली चीज है कि हमारे हरियाणा का मुखिया के साथ साथ आपके क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो कितनी मजबूती से आपकी आवाज उठाता है। हरियाणा का मुखिया 2004 और 14 के बीच में कांग्रेस का रहा तो पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य समान रूप से कराने का कार्य किया। हमारे करनाल के अंदर भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिला तो उसी समय पे मिला। इसी तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर 3 नए बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाए गए। और कोई भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट चुनो तो एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक बड़ी सौगात उस वक्त ना मिली। लेकिन रही बात दूसरे कामों की, तो उसके लिए आपके क्षेत्र का जो नेतृत्व है उसकी मजबूती देखी जाती है। अगर आपके क्षेत्र का नेता जो उस सत्तासीन पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा, अगर वो लोगों की आवाज लेके अपने मुख्यमंत्री तक नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पे वहां के लोगों की जो डिमांड है वो पूरी कैसे हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर बाकी डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा कम काम हुए, मेरे इंद्री के अंदर भी कम काम हुए, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मुख्यमंत्री को कसूरवार ठहराना ये कहीं भी जायज नहीं। ये हमारे क्षेत्र के नेताओं की जो इच्छा शक्ति है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो बड़ी मजबूती के साथ अपने नेता के सामने अपने लोगों की बात रखे। हाँ, जितनी चीजें, जितनी डिमांड हम अपने मुखिया के पास उस वक्त लेके गए वो उन्होंने पूरा करने का काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, यदि राजनीतिक करियर की बात करें आपकी, तो कब से आप राजनीति में आए हैं, इस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को पता लग जाए। देखिए, छात्र राजनीति से मैंने अपना जीवन शुरू किया। छात्र राजनीति के बाद हॉस्पिटल चलाया और साधारण परिवार से, मैं और डॉक्टर नवजोत दोनों साधारण परिवार से थे, तो व्यवसाय हमारा प्रायोरिटी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर चलाने के लिए व्यवसाय करना था, लेकिन छात्र राजनीति के जीवन से जो राजनीति के अंश जो खून के अंदर बाकी थे, तो 2007 से एक सफर हमारा शुरू हुआ। 2010 में मैं जिला पार्षद बना और फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों की आवाज उठाने का काम किया। मैं ये मानता हूं कि हम चाबी को वहां पे ढूंढे जहां पे चाबी गुम हुई है। हम सिर्फ रोशनी की तरफ भागते रहते हैं, तो हो सकता है हमारी चाबी अंधेरे में गुम हुई। तो यानी कि हमारे क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां करके सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध की राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अंधेरा कहाँ है, उजाले के लिए रोशनी कहाँ लेके जानी है। और इसके लिए हमने प्रमाणित करने का प्रयास ये किया कि जब जब हमारे क्षेत्र के अंदर कोई दिक्कत आती है तो मेरी पूरी टीम और डॉक्टर नवजोत का हमेशा ही एक बड़ा सहयोग और उत्साह जो हमारे पीछे रहता है। तो हम मिलके जहां पे कठिनाई का सफर रहता है, हम अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहने का प्रयास करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? मेरा जनता से यही अपील रहेगी कि हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत वो वोट की ताकत जो है इस देश के संविधान ने दी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज पिछले 10 साल का हिसाब मांगने का समय है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस वर्ग के अधिकारों पर डाका डाला, जिन लोगों को पीटने का काम किया, उन लोगों को आज संगठित होकर, एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट करना है और उसका विकल्प
कांग्रेस पार्टी के अलावा हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। हमें 2004 और 14 के बीच में कांग्रेस का समय याद करना है कि जब हर व्यक्ति की सुनवाई होती थी और आपके अभिव्यक्ति के अधिकार के ऊपर कोई डाका डालने का काम नहीं होता था। अभी आपने डॉक्टर साहब के विचार सुने, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से पार्टी की नीतियों को लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं और आने वाला जो समय है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को ही वोट दीजिए, इस प्रकार की अपील भी उन्होंने की। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवजोत कश्यप, जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महिला होने के नाते अधिकतर जो उनका संपर्क अभियान रहता है वो महिलाओं के बीच में रहता है और उनकी पीड़ा और उनका दुख दर्द समझने का ये प्रयास करती हैं। अपने स्तर पे ये जहां तक भी इनसे प्रयास होता है तो उनकी समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करते हैं। मैम जी बताएं कि आप लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? सबसे पहले मैं आप सबका, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं की बात है तो महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग में आ रही हैं इस समय, क्योंकि ना तो उनको रोजगार मिल रहा है और ना ही उनके लिए अभी शिक्षा के ऐसे अवसर उपलब्ध हो पा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को जो गांव से गांव अगर हमारी बेटियों को पढ़ने जाना है तो उनके लिए बसों की सुविधाएं नहीं है, तो शिक्षा के अधिकार से वो थोड़ी कुछ हद तक वंचित हो रही हैं। दूसरी बात चल रही है कि महिलाओं को किस तरह से रोजगार के लिए पीड़ित होना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनरेगा का जो काम चल रहा है तो वो भी अब पिछले कुछ सालों से प्रॉपर रूप में नहीं हो पा रहा है, जिससे कि वजह से हमारे क्षेत्र की महिलाओं को और भी दूसरे वर्ग के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। और महिलाओं की जहाँ तक बात चल रही है, उनका एक मानना ये है कि हम कहीं भी रोजगार के लिए जाते हैं तो हमें प्रायोरिटी दी नहीं जाती। उनको ये कहना है कि हम सोचते हैं कि हम रोजगार लें, चाहे एसएचजी के थ्रू हम रोजगार के वो देखें, पर कहीं भी एसएचजी कहीं भी किसी क्षेत्र में एक्टिव रूप से कार्य नहीं कर रहे, कि केवल वो बैंकों से लोन लेने तक सीमित रह गए हैं, जो लोन को चुकाने के लिए, महिलाओं को किस्त चुकाने के लिए अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, चाहे उन्हें दिहाड़ी करनी पड़ रही है या किसी और तरह का काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए महिलाएं काफ़ी त्रस्त हैं हमारे क्षेत्र में। आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उस समय भी बहुत सी समस्याएं आपके सामने आई होंगी और निरंतर आप उसके बाद भी जो है जनता के बीच जा रहे हैं। तो ओवरऑल यदि इंद्री की बात करें हम, तो किस प्रकार की समस्याएं वहाँ ज़्यादातर हैं? देखिए, समस्याओं की बात करें तो कौन सी ऐसी समस्या जो हमारे इंद्री क्षेत्र में नहीं है। अगर विकास की बात करें तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। अगर हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य की बात करें तो आप भली-भांति जानते हैं कि हमारे इंद्री का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है वो एकमात्र सफेद हाथी बनकर रह गया है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, तो डॉक्टर भी समय समय पर उपलब्ध नहीं होते। हमारे जो चाहे कह लो कि सुविधा के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप जानते हैं कि सड़कों की बात अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी की है कि क्षेत्र में सड़कें कहाँ हैं ये ढूंढनी पड़ रही हैं, क्योंकि गड्ढों के अंदर हमें सड़क ढूंढनी पड़ रही है। क्षेत्र की शिक्षा की बात की जाए तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा के नाम पे देख लीजिए आप, हमारे स्कूल कहीं बंद हो गए, 5 स्कूल तो हमारे इंद्री क्षेत्र के ही बंद हुए हैं। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो मतलब कि बीजेपी सरकार की विफलताएं ही दिखाई देंगी। तो क्योंकि बीजेपी सरकार है, बीजेपी का वहाँ विधायक है, क्या वो विकास कार्य कराने में सफल नहीं हो पाए क्या? देखिए, विकास कार्य करवाने के लिए हमारे नेता को बोलने वाला भी होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। अगर हमारा नेता ही हमारी बात नहीं रख सकता तो हम किस तरह से कहें उसको। इतने अपनी उनकी सरकार है, मौजूदा सरकार में विधायक हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का भी पता है और उनका निवारण कैसे करना ये भी उनको पता है, परंतु आज तक वो मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उठा ही नहीं रहे। जब तक हमारा नेता हमारी समस्याओं का नहीं उठाएगा तो हमारी समस्याओं का निवारण भी नहीं हो पाएगा। कई समस्या उन्होंने विधानसभा में भी रखी, लेकिन उनका हल नहीं हो पाया। तो उनमें गट्स नहीं है कि किस तरह से उन्होंने अपनी समस्या रखी। उनको ये पता होना चाहिए कि हमने अपने क्षेत्र की समस्या का निवारण किस तरह से करना है और क्या सरकार से हमें मांग करनी है, क्योंकि जब ये जनता के नुमाइंदे बन के गए हैं तो जनता ने इनसे कुछ उम्मीद रखी होगी कि ये हमारी समस्याओं को उठाएंगे। पर अगर हमारी समस्याओं को वो विधानसभा में रख रहे हैं और उनका निवारण क्यों नहीं हो पा रहा, उन्हें सरकार के नुमाइंदों से बात भी करनी चाहिए कि हमारी समस्या को हमारे क्षेत्र के लोगों के बीच में मैं कैसे फेस करूंगा कि अगर मेरी समस्याओं को दूर ही नहीं किया जा रहा। अभी क्या है कि आप टिकट की डिमांड करते हैं, इच्छा जताते हैं कांग्रेस पार्टी? हम पार्टी पे विश्वास जताते हैं कि पार्टी जैसा चाहेगी, हमें अगर पार्टी चाहेगी कि हम चुनाव लड़ें तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे।
तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और प्राथमिकता क्या होगी? यदि टिकट मिल जाती है आप विधानसभा की और आप वहां से एमएलए बन जाते हैं, तो प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए? देखो, क्षेत्र का विकास हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी हो रही है उनको दूर करना हमारा मेन ध्येय रहेगा। और बात है हमारे महिलाओं के रोजगार की। जिस तरह से हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं और जहाँ भी जाओ तो महिलाएं सिर्फ एक बात कहती है कि हमें रोजगार के अवसर दिए दिए जाएं ताकि हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रख सकें, क्योंकि महिलाओं के पास इतनी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपना, कई बार उनको दिक्कत होती है कि अपना खर्च भी नहीं पूरा घर का खर्च करने में भी बहुत परेशान होती हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आर्थिक स्वतंत्रता। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि महिलाओं को जो जितने भी ग्रुप्स हैं एसएचजी, उनको समय समय पर काम दिया जाए और महिलाओं की जो है आर्थिक स्वतंत्रता को कायम किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र के बच्चों की समस्याएं हैं, युवाओं के रोजगार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम इन पे काम करें। तो मतलब आप डिमांड करते हैं कि टिकट दी जाए मेरे? बिल्कुल, पार्टी अगर हम पे विश्वास रखती है, हम डिमांड करेंगे कि हम टिकट के लिए मतलब कि पार्टी हम पे विश्वास जताए, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जी देखिए, ये थी जिला महिला अध्यक्ष नवजोत कश्यप। उन्होंने कहा कि हमारे पर विश्वास जताएं और हमें टिकट दें। निश्चित तौर पर अब की बार जो है इंद्री विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की झोली में यहाँ की सीट हम जरूर देंगे। और डॉक्टर सुनील पवार भी निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि इंद्री हल्का के अंदर चौमुखी विकास हो। उस विकास के लिए ही निरंतर पहले भी प्रयास कर रहे हैं और यदि टिकट मिलती है और यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं दायित्व उनका बढ़ जाता है। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।